सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात करेंगे आज हम विज्ञान की, और विज्ञान का ये तीसरा भाग है, थर्ड पार्ट है। हम बात करें 1000 मोस्ट IMP या सुपर इम्पॉर्टेंट MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। और आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक की हम चर्चा करेंगे। इस पूरे वीडियो की आपको जो PDF है फ्री में आपको उपलब्ध होगी, और उस PDF को प्राप्त करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com को विजिट करना होगा, और ये PDF को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही हमारा जो फेसबुक पेज है DKMPSC एकेडमी, इसको जरूर लाइक कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 51 की, तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है। देखिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है। देखिए कुछ फसलों के अंदर, जो फसलों के जड़ें होती हैं, जड़ों के अंदर राइबोसोम करके एक ग्रंथि होती है। वो क्या करती है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर स्थिर कर देती है, ले लेती है, और उससे क्या होता है, अलग से नाइट्रोजन की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो जो फसलें होती है, चावल की फसल ऐसा नहीं कर पाती, गेहूं की फसल ऐसा नहीं कर पाती, मकई की फसल ऐसा नहीं कर पाती, फली बीन्स या जिनको दलहनी फसलें कहते हैं वो ऐसा कर पाती हैं। तो दलहनी फसलें जितनी भी होती हैं, दालों की फसलें जो होती हैं, खासकर अपने अरहर की दाल हुई, मूंग, तुअर और सोयाबीन जो होता है, जितनी भी दलहनी फसलें होती है वो ऐसा करने में सक्षम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जीवाणु के द्वारा जो बीमारी होती है वो कुष्ठ रोग होता है, जो कि जीवाणु के द्वारा होता है। बाकी चेचक जो होता है विषाणु से होता है, पेचिस जीवाणु से नहीं होता, दमा जीवाणु से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, उनका शीतलीकरण किया जाता है विभिन्न पदार्थों का जिनमें कि वो जीवाणु होते हैं। तो उसका वो क्यों किया जाता है शीतलीकरण, इसकी बात की जा रही है। यानी कि उनको जो शीतल किया जाता है, यानी ठंडा किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि जो जीवाणु है उसके अंदर उनको निष्क्रिय किया जा सके। ध्यान दीजिएगा, जीवाणुओं का नाश नहीं किया जाता उसके अंदर, उनके विकास की गति को नहीं घटाया जाता है, ना ही जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन किया जाता है। उसमें किया जाता है जीवाणुओं को निष्क्रिय, ताकि वो उसमें जो है उसको नुकसान ना पहुंचाए। दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है, क्यों जो होता है दूध होता है वो दही के रूप में जम जाता है। तो इसका कारण है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस इस प्रकार का जीवाणु है जो कि दूध में मिलाया जाता है, और जब ये मिलाया जाता है तो ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख पाएंगे जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं। तो 4 उदाहरण आपके सामने हैं। तो जड़ें जो होती हैं वो, देखिए इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, कई बार जब हमें इनके आंसर नहीं भी पता होते तो इसमें आप गेस कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता है कि जड़ें कम से कम तने से विकसित नहीं होंगी, पत्ती से विकसित नहीं होंगी, या तो प्रांकुर से विकसित होंगी या मूलांकुर से विकसित होंगी। तो इसका सही आंसर है मूलांकुर से। और मूलांकुर क्या होता है कि जो बीज होता है, बीज का 2 हिस्से होते हैं बीज में। एक वो हिस्सा होता है जिसमें वो नीचे की तरफ जड़ें विकसित होती हैं, और एक वो होता है जिससे ऊपर की तरफ तना विकसित होता है। तो प्रांकुर जो होता है वो तना, बीज का ऊपर वाला हिस्सा होता है, और मूलांकुर जो होता है वो बीज का नीचे वाला हिस्सा होता है। गाजर की बात करें, गाजर क्या है, तो गाजर तना नहीं है, पुष्प नहीं है, प्रकंद नहीं है, गाजर एक जड़ है। क्योंकि गाजर में ऊपर जो है, ऊपर उसका तना होता है, नीचे जड़ होते हैं, और जड़ को ही हम उसके खाते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हल्दी का पौधा जो होता है उसका खाने योग्य हिस्सा जड़ नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, जड़ नहीं होती, ना फल होता है ना कंद होता है, ये होता है प्रकंद। ये क्या होता है, प्रकंद। देखिए प्रकंद क्या होता है इसको आप समझें। ये प्रकंद है, ये नीचे जो है, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये जड़ें हैं,
और प्रकंद ये है। ये प्रकंद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकंद जमीन के अंदर होता है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ वो हॉरिजॉन्टल बढ़ता है। जड़ें क्या जाती हैं, वर्टिकल जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, लेकिन जो प्रकंद होता है वो इस तरह से सीधा ज़मीन में हॉरिजॉन्टल बढ़ता है, ना कि वर्टिकल जाता है, तो वो होता है प्रकंद। ये प्रकंद है और ये तने का ही रूपांतरण होता है। चलिए, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज जो परिवर्तित रूप है वो तने का परिवर्तित रूप है। ध्यान दीजिएगा, प्याज जो है तने का परिवर्तित रूप है। तने जब भोजन को इकट्ठा कर लेता है अपने अंदर, तो उसको जैसे प्याज में जो होता है वो भोजन जो होता है उसको तना इकट्ठा कर लेता है और प्याज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जड़ें आपने प्याज में देखी होंगी, नीचे की तरफ जड़ें रहती हैं, ऊपर की तरफ पत्तियां रहती हैं, और बीच का जो मोटा भाग होता है जिसको हम खाते हैं वो तना होता है। हम बात करेंगे 59वें क्वेश्चन की। तो 1 किलो चीनी का भार कहाँ सर्वाधिक होता है, इसकी हम बात करेंगे। गहरी खान में अधिक होगा, ऊंचे पर्वत पर अधिक होगा, समुद्र तल पर अधिक होगा, या सर्वत्र समान होगा? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है अगर आप इसे समझ जाएं तो। देखिए, इसको समझने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। देखिए, 1 किलो चीनी के भार की जगह कुछ भी आप ले सकते हैं, कहाँ भार सर्वाधिक होता है। देखिए, भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसी भी वस्तु को कोई जो गुरुत्वाकर्षण होता है जिस गति से खींचता है उससे किसी चीज़ का भार डिफाइन होता है। तो ये जो होता है गुरुत्वाकर्षण का मान जो सर्वाधिक होता है वो भूपर्पटी यानी भूमध्य रेखा पर, या फिर जिसे भूपर्पटी कहते हैं वहाँ पर पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सतह पर जो भार होता है वो सर्वाधिक होता है। पृथ्वी की सतह में भी जो भूमध्य रेखा होता है वहाँ भार कम होता है, जबकि जो ध्रुव होते हैं नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होते हैं भार वहाँ अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से चपटे होते हैं और ये जो भूमध्य रेखा होती है ये दोनों तरफ से उभरी हुई होती है, तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण का मान थोड़ा कम होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान थोड़ा अधिक होता है। तो किसी भी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिक होगा और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर कम होगा। लेकिन जैसे जैसे केंद्र की तरफ हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ेंगे, ज़मीन के अंदर गड्ढा या किसी खान में जाएंगे, तो वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो कम होता चला जाएगा और केंद्र में जाकर पृथ्वी के केंद्र में वो शून्य हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु का पृथ्वी के केंद्र में अगर पहुँचती है तो वहाँ उसका कोई भार नहीं होगा। तो उसी तरह से अगर गड्ढे में कोई वस्तु है तो उसका भार वहाँ पर अधिक नहीं होगा। तो पहला आंसर गलत है। उसी तरह से ऊंचे पर्वत की बात करें तो ऊंचे पर्वत पर भी किसी वस्तु का भार अधिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भी गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। तो कहाँ पर होगा? समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा, क्योंकि समुद्र तल कहाँ होता है? समुद्र तल जो होता है पृथ्वी की सतह पर होता है और वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है, इसलिए समुद्र तल पर किसी भी वस्तु का भार सर्वाधिक होगा। लेकिन पृथ्वी पर भी पूछे आपसे तो ध्रुवों पर अधिक भार होगा और भूमध्य रेखा पर कम भार होगा, सर्वत्र समान नहीं होगा। चलिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को बुकरात के नाम से भी जाना जाता है। ये यूनानी दार्शनिक थे, ये यूनानी व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है उसके बारे में बताया था, उसकी बात की थी। अरस्तु जो है ये भी यूनानी हैं और अरस्तु जो है वो प्लूटो के शिष्य रहे हैं और सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के ये गुरु थे अरस्तु। तो ये भी महान दार्शनिक हैं। भूगोल का इन्हें जनक कहा जाता है। थियोफ्रैक्टस की बात करें तो थियोफ्रैक्टस जो थे वो अरस्तु के फ्रेंड थे, दोस्त थे, और अरस्तु ने अपनी मृत्यु के बाद थियोफ्रैक्टस को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था और अपने बच्चों का अभिभावक बनाकर गए थे। सुकरात जो थे वो एक सूफी संत टाइप के व्यक्ति थे जो अरस्तु, थियोफ्रैक्टस, हिप्पोक्रेटस और प्लूटो से भी पहले के थे। तो सही आंसर जो है वो है हिप्पोक्रेटस, और हिप्पोक्रेटस की ही शपथ सब लोग डॉक्टर बनने के बाद लेते हैं। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा उसका? तो वो गुब्बारा जो होगा वहाँ चंद्रमा पर फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि जो चंद्रमा पर भार होता है वायुमंडल का वो पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, जबकि जो गैस उसके अंदर भरी हुई है गुब्बारे के अंदर उसका जो प्रेशर है वो अधिक होगा, तो उससे क्या होगा? वो फट जाएगा।
एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें व्यक्ति के भार के साथ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति होता है तो एक समान वेग से यानी एक गति से वो ऊपर की ओर जा रही है। अगर एक गति से ऊपर की ओर जा रही है तो भार अपरिवर्तित रहता है, लेकिन अगर वो त्वरण के साथ जा रही है, त्वरण के एक समान वेग का मतलब जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है तो शुरू से आखिरी तक इसी रफ्तार से चलती है तो उसमें भार अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन अगर उसमें त्वरण होता है, त्वरण का मतलब क्या होता है, प्रत्येक सेकंड के अंदर वेग में आई बढ़ोतरी को त्वरण कहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, लेकिन धीरे 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 हर सेकंड के अंदर उसकी रफ्तार बढ़ते हुए 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और आखिर में जब वो ऊपर पहुंची तो 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो ये क्या हुआ, ये त्वरण हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। लेकिन एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो भार ना घटेगा ना बढ़ेगा। चलिए अब बात करें विरंजक चूर्ण की। विरंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट क्या होता है। देखिए इसे ब्लीच भी कहते हैं, साधारण भाषा में आप समझे वो ब्लीच जो कपड़े से मेल वगैरह निकालने के काम आता है तो इसे ब्लीच कहते हैं। चेहरे पे लगाने वाला ब्लीच नहीं, कपड़ों से मेल निकालने के लिए जो ब्लीच आता है वो। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का यौगिक है। देखिए यौगिक, तत्व, मिश्रण, अपरूप, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तत्व समझते हैं। तत्व क्या होते हैं। तत्व वो पदार्थ होते हैं जो कि उनका एक प्रकार से रासायनिक गुण होते हैं और उनको और अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को और नहीं तोड़ा जा सकता, ऑक्सीजन को तोड़ के और कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि पानी, पानी आपने देखा होगा, पानी का जो सूत्र है वो H2O है। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यौगिक में जो तत्व होते हैं उनके गुणधर्म नहीं होते। जैसे ऑक्सीजन एक जलने में सहायक है और हाइड्रोजन जलने वाली गैस है, लेकिन इन दोनों के मिश्रण से बना तत्व जो पानी है वो आग को बुझाने का काम करता है। तो गुणधर्म एक जैसे नहीं होते। जबकि मिश्रण की बात करें तो मिश्रण क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं। पदार्थ का मतलब जैसे आप देख लें हवा है, हवा के अंदर गैस भी होती हैं, हवा के अंदर वायु कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, हवा के अंदर जलद्रव्य होता है, जलवाष्प होता है। तो ये क्या कहलाता है, मिश्रण। जैसे रेत है, रेत में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं तो ये मिश्रण कहलाता है। और चौथा होता है अपर रूप। अपर रूप क्या होता है, जैसे कोई भी एक पदार्थ होता है, जैसे कि कार्बन एक पदार्थ है तो उसके अलग अलग रूपों में वो पाया जाता है। एक रूप कोयला होता है कार्बन का, एक रूप हीरा होता है, एक रूप चारकोल होता है। तो ये अलग अलग रूप हैं एक ही पदार्थ के, तो ये अपर रूप कहलाता है। तो इसका सही आंसर है यौगिक। गैस की संयंता जो होता है ताप के बढ़ने पर क्या होती है। सबसे पहले ये समझेंगे संयंता आखिर क्या होती है। संयंता ये होता है किसी भी चीज का गाढ़ापन। संयंता केवल द्रव में होगी और गैस में होगी, क्योंकि ठोस में गाढ़ापन नहीं होता, ठोस परिवर्तित नहीं होता। तो जो गैस होती हैं वो कम शयन होती हैं। कम शयन मतलब वो कम गाढ़ी होती हैं, जबकि जो द्रव होता है वो अधिक गाढ़ा होता है गैसों की अपेक्षा। तो अगर ताप बढ़ाने पर क्या परिवर्तन आता है इसको हम देखेंगे। देखिए ताप बढ़ाने पर जो गैसों में श्रेणता होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि गैसें और गाढ़ी हो जाती हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो टायर होते हैं वाहनों के टायर गर्मी के समय में जब उनके अंदर ताप बढ़ जाता है घर्षण के कारण तो उनका प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर क्यों बढ़ता है, कई बार वो फट जाते हैं। क्यों प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि उनका जो श्रेणता बढ़ गई, वो गैसें गाढ़ी हो गई और फैल गई। जबकि द्रवों की बात करें, द्रवों में अगर ताप बढ़ाया जाता है तो वो कम गाढ़ा हो जाता है। जैसे आप देखेंगे तेल को, ऑयल अगर है वो अगर उसे गर्म करेंगे तो वो और पतला हो जाता है, हल्का हो जाता है, उसका गाढ़ापन कम हो जाता है। तो द्रवों के अंदर व्यवस्था उल्टी होती है। द्रवों में ताप बढ़ेगी तो श्रेणता घटती है, लेकिन गैसों में ताप बढ़ेगा तो श्रेणता बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जीव जिंदा रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि देखिए जो जैसे पहले भी हमने बात कर चुके हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है वहाँ पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है, जबकि जो बर्फ़ होती है उसका जो तापमान होता है वो कम होता है और तापमान कम होने की वजह से उसका घनत्व क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और उसका
उससे क्या होती है, बर्फ़ जो होती है पानी के ऊपर तैरने लगती है। तो जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ के नीचे का जो पानी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। उससे क्या होती है, बर्फ़ उसके ऊपर तैरने लगती है, और बर्फ़ जब उसके ऊपर तैरने लगती है तो उसके नीचे का पानी में जीव जंतु सुरक्षित जिंदा रह सकते हैं। तो ये आंसर गलत है, यही आंसर इसका सही है। बल किसका गुणनफल होता है? बल का मतलब क्या होता है? सिंपल सा आप समझें, बल का मतलब होता है द्रव्यमान और त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का यदि हम गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा बल। देखिए, बल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि किसी भी मास यानी किसी भी वस्तु का जो मास होता है या द्रव्यमान होता है, जब उसके ऊपर हम बल यानी कि फोर्स लगाते हैं विशेष दिशा के अंदर और विशेष त्वरण से, तो उससे हमें पता चलता है कि कितना बल हमें मिला। तो ये जो होता है, ये त्वरण का सूत्र होता है। चलिए, आनुवांशिक और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी जो आनुवांशिकता के बारे में जानकारी देती है उसे आनुवांशिकी कहा जाता है। आनुवांशिकी कहा जाता है। भूवनस्पति विज्ञान जीव जंतु जो जमीन पर वनस्पति होती है उसके बारे में जानकारी देती है। सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीटों के उत्पादन से संबंधित है। उद्विकास जो है एवोल्यूशन यानी मानव जो विभिन्न चीज़ों में, जिसे जो डार्विन ने सिद्धांत दिया था विकासवाद का सिद्धांत, उसको डिफाइन करता है उद्विकास। शून्य में यानी कि निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो होता है गति समान होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है। आखिर ये क्या होता है? पहले तो हम ये समझ लें कि गति क्या होती है, वेग क्या होता है और त्वरण क्या होता है। गति का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ की चाल, किसी भी चीज़ जो किसी चाल से चल रही है वो गति कहलाएगी। कि फला व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो वो क्या हुई, उसकी चाल हुई। वेग क्या हुआ? वेग भी गति है, लेकिन अगर गति में हमने कोई दिशा बता दी। देखिए, गति के लिए हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, गति एक अदिश राशि है, उसमें हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन किस दिशा में चला। हमें सिर्फ ये बताने की जरूरत होती है कि फलाने व्यक्ति किस चाल से चला, बोले फलाने व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। यानी कि एक अदिश राशि है जिसमें हमें किसी भी चीज़ का परिमाण बताना होता है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बतानी होती है, उसकी दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वेग के अंदर हमें दिशा बतानी होती है कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो चल रहा है, लेकिन किस दिशा में चल रहा है? वो उत्तर की ओर चल रहा है, वो दक्षिण की ओर चल रहा है, वो साउथ की ओर चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है। और उसी से, इसलिए ये क्या है, एक वेग सदिश राशि है। ठीक है, तो ये होता है वेग। त्वरण क्या होता है? किसी भी वस्तु के वेग में जो प्रति सेकंड जो उसमें बढ़ोतरी होती है उसे त्वरण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, अगले सेकंड वो 6 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से चलेगी, फिर अगले सेकंड 7 से, मतलब धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? त्वरण। जबकि वेग क्या है? एक समान वेग से कोई चल रही, कि स्टार्टिंग में 5 किलोमीटर चल रही और 1 घंटे बाद भी देखा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रही थी, तो वो क्या होगा? उसका वेग होगा। तो कोई वस्तु जो शून्य में यानी कि निर्वात में स्वतंत्र रूप से जब गिरती है तो उसका त्वरण जो होता है वो समान होता है। उसका वेग समान नहीं होता, उसकी गति समान नहीं होती, उसका त्वरण जो होता है समान, एक समान त्वरण से। क्योंकि पृथ्वी पर अगर कोई चीज़ वस्तु गिरती है तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल उसका सेम लगता है, और जब वो गिरेगी तो 9.8 जो रहेगा उसका जी का मान यानी कि त्वरण उस पर लगता है, समान बल नहीं होता। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे आखिर संवेग क्या होता है और वेग क्या होता है। देखिए, वेग को जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोई भी गति चीज़ चल रही है, यदि उसके दिशा को हम डिफाइन कर देंगे तो वो कहलाएगा उसका वेग। वहीं संवेग यानी कि उसका मोमेंटम की बात करें तो उस वेग के अंदर यदि हमने उसका द्रव्यमान जोड़ दिया, द्रव्यमान से उसमें गुणा कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? उसका संवेग। जैसे कि दो विभिन्न
भार की वस्तुएं चल रही हैं, एक का भार है 5 किलोग्राम और एक वस्तु का भार है 50 किलोग्राम, तो दोनों अगर एक साथ गति कर रही तो उनका गति तो समान होगी, उनका वेग समान होगा, लेकिन उनका मोमेंटम संवेग अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसमें उस वस्तु का द्रव्यमान हमने गुणा कर दिया, और द्रव्यमान गुणा करने से उसका जो होता है संवेग निकलता है। तो इसका आंसर जो होगा 69 का सी होगा, द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा 69 का, क्योंकि संवेग बराबर वेग गुणा द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, संवेग डिवाइडेड बाय वेग इज इक्वल टू द्रव्यमान। तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। चलिए अगले की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नील्स बोर जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का एक मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का मॉडल दिया था। क्वेश्चन नंबर 71, जीव द्रव के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए एग्रीकल्चर संबंधित होता है कृषि से, हॉर्टिकल्चर जो संबंधित होता है वो संबंधित होता है फूलों के और बागवानी से, टिश्यू कल्चर जो होता है वो जीव द्रव के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित होता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर में जो पेड़ पौधों के टिश्यू लेकर यानी ऊतक लेकर उनको अलग परिवेश में उनको संवर्धित किया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है, यानी प्रयोगशालाओं के अंदर इसको बढ़ाया जाता है ताकि उनके जो उसमें गुण कर्मों में चेंजेस किए जा सके। तो ये जो कहलाता है टिश्यू कल्चर कहलाता है। एक्वाकल्चर क्या होता है, जो सी फूड जो होता है, जो पानी से हमें जो मछलियाँ और दूसरे जो खाने वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं उससे संबंधित जो होता है वो एक्वाकल्चर होता है। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, जिस सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करती है उसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, और ये आपको याद ही करना पड़ेगा। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार करती हैं काम? तो क्वार्ट्ज घड़ियाँ जो करती हैं दाब विद्युत प्रभाव के तहत काम करती है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर के अंदर जो विटामिन ए होता है वो यकृत यानी कि लीवर के अंदर संचित रहता है, और यकृत जो होता है वो पाचक रसों का स्राव करता है और सबसे बड़ी ये मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि है। वहीं अमाशय की बात करें तो अमाशय में भोजन पचता है और यकृत से निकलने वाला जो रस होता है वो अमाशय में ही जाकर मिलता है जहाँ भोजन पचता है। तिल्ली की बात करें तो तिल्ली मानव शरीर के पेट में पाए जाने वाला एक अंग है जिसमें कि जो होता है रक्त का सफाई का काम ये करती हैं, रक्त के सफाई के लिए उपयोगी होती हैं। और उदर आपको पता है पेट को उदर कहा जाता है। चलिए विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो ये आज का हमारा ये वीडियो है यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ में हमें शेयर करके ज़रूर बताएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। यदि आप कमेंट्स करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और चीज़ों को अच्छा करने की जानकारी मिलती है कि और आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको इसमें और क्या चीज़ें आवश्यकता होती है। चलिए आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।